बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बात तो आज हमें ज़रा मुख्तलिफ मौजू पर करनी थी, लेकिन आगाज़ में ज़रा इस पर बात कर ही ली जाए कि मशरिक़ वस्ता की जो ये बदलती हुई सूरत हाल है, जिसमें आज की ताज़ा तरीन इत्तलात फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो जंग है वो एक मरतबा फिर छिड़ गई है। और जो आज की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो GTV भी रिपोर्ट कर रहा है, मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, आपको अपडेट भी कर रहा है। इस हवाले से लगभग बताया जाता है कि इसराइल पर हज़ारों रॉकेटों की बारिश की गई है और तकरीबन 50 इसराइली जो हैं इसमें हलाक हुए हैं और 500 से ज़ायद इस वक्त ज़ख्मी हैं। इस्माइल हानिया जो हैं उन्होंने मुसलमान मुल्कों से इसराइल से ताल्लुकात फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी कर दिया है। अब से कुछ देर पहले आप नुमाइंदा खुसूसी को भी देख रहे थे, ब्रेकिंग थी कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ चुका है और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से यानी पाकिस्तान का रद्द अमल ये है कि इस सारी सिचुएशन को जो ज़ाहिर है वो इंटरवीन करना चाहिए तमाम तर उन ममालिक को जो कि किसी भी तरह से इसमें हामनी का किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो हमले हुए हैं उसमें सैकड़ों इसराइली जो फौजी हैं उनको यरगमाल बनाने की भी बात की गई है। फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद मकबूजा इलाके जो हैं उसमें तमाम तर लोग दाखिल हुए हैं और काफ़ी हद तक बताया जा रहा है इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने बहरहाल जंग का ऐलान भी कर दिया। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में अभी नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट था वो मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ हम खड़े हैं, तो ये जो गठजोड़ है ये भी काफ़ी हद तक वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखना है कि इसराइल ने जो मदद तलब की है वो अमेरिका से और यूरोपीय ममालिक से कहा है कि वो इस सारी सिचुएशन को देखें। सो लेट्स सी जैसे जैसे इसके ऊपर डेवलपमेंट होती है आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी हम आपसे ज़रा बात करें। यहाँ पाकिस्तान के अपने दाखिली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इन दाखिली मसाइल में इस वक्त जो मामला है, अच्छा ओके, पहले ज़रा ज़ाहिर इसराइल के मामले के हवाले से जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पर पहले हम अपडेट करेंगे, लेकिन जो दाखिली सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए आज हमने टॉपिक जो चुना है वो ये है कि जिस तरह से गैर मुल्की तारिक वतन जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके इनखला के लिए हुकूमत ने जो निगरान हुकूमत है उसने बहरहाल 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे रखी है। तो इस मामले पर निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर भी बात होनी है। फिर लोग ये भी शिकवा कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट ही नहीं है जो वो ये सारे काम कर रही है, तो इसको भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जरा सबसे पहले जो इस वक्त सूरत हाल बनी है गजा के अंदर उस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है साबिर साहब से, साबिर अबू मरियम से, उनसे जरा बात करना चाहते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि अभी तक की जो सिचुएशन है इस पर क्या अपडेट है। साबिर साहब ज़ाहिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अपना एक खास किस्म का तज्ज़िया और तबसरा रखते हैं। साबिर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल है इस पर पहले तो अपना तज्ज़िया पेश कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि ये जो हालात अब बदल रहे हैं इसका फ़ायदा नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन जो स्ट्रैटेजी प्लान की है इजराइल ने उसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त जो पैलेस्टाइन है उनकी ज़ाहिर जो ग्रीवेंसेस हैं और सदियों से हैं और वो जो जंग जारी है मुसलसल बुनियादों पर, इसका आपको लगता है कोई हल की तरफ जा रहे हैं अब या कुछ और मसाइल इसमें पैदा हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने जो बात की है मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले ही इसराइली हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक मैप दिखाते हुए कहा था कि न्यू मिडल ईस्ट बन रहा है और न्यू मिडल ईस्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा, जिसमें वो नक्शा दिखाया था उसमें फ़लस्तीन का कोई वजूद नहीं था और साथ ही साथ जो अरब ममालिक थे उनको दिखाया था कि वो बहुत उनके क्लोज थे और उनका बड़ा रिलेशन और दोस्ती और मोहब्बत और भाईचारा दिखाया था। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिशों में 1948 से मशगूल है और मुसलसल शिकस्त का शिकार है। एक मरतबा उसने दोबारा से जब ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ये करने की कोशिश की है दिखाकर, वो सारे का सारा भरम आज फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने तोड़ कर रख दिया है। ये तारीख में जो जंगी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो वॉर की स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके अंदर कहीं ऐसी कोई वॉर या कोई गोरिल्ला वॉर आज तक हमें तारीख में देखने को नहीं मिली कि जिसमें चंद 5,000 रॉकेट फायर कर दिए गए हों, मुख्तलिफ 8 शहरों को निशाना बनाया जाए और 8 शहरों के भी वो मकामात के जो उन इसराइली फौजियों के मकामात हैं, उनकी छावनियां हैं, उनके रडार सिस्टम है, वहां पर निशाना बनाया गया। अब आप देखिए कि जो इसके अंदर जो सारा कुछ हुआ है उसमें जो चीज सामने आई है, नंबर 1 ये कि ये 8 शहर बैक वक्त वहां पे वो निशाना बने।
सहूनी छावनियां वहां पे वो निशाना बनी। और दूसरी बात ये थी कि जो उनका आयरन डोम जो सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत मशहूर है या पूरी दुनिया में जिसको कहा जाता है कि नाकाबिले तस्वीर सिस्टम है, वो इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। वो इन रॉकेट्स को कोई रोक नहीं सका, कहीं उसके अंदर उसकी इंटरसेप्शन नजर नहीं आती। फिर उससे बढ़कर मैं आपको बताऊं कि जो खुद इजरायली मिलिट्री का जो इजरायली फोर्सेस हैं, जो इजरायली जो आर्मी है, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो गया है। क्या उनको पता नहीं था कि वो गजा के अंदर से 5000 रॉकेट फायर हो सकते हैं? क्या इतने बड़े रॉकेट जो है वो आपकी आवाज जो है हिलाकर रख दिया है। हाँ। पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को उन्होंने हिलाकर रख दिया है और एक ऐसा नाकाबिले यकीन कारनामा है जिसको हम मामूली नहीं कह सकते, बल्कि ये गैर मामूली सूरत हाल है। हाँ। ठीक है। और इसी तरह लेकिन ये एक पावर शिफ्ट साबिर अबू मरियम साहब, ज़ाहिर आप जिस तरह से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो हमारे सामने है कि फ़दाइन के इस हमलों का, फिर उनको डिटेक्ट करने का अपना इजराइल जो है उसका अपना एक सेटअप है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये पूरा जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, आपको लगता है कि ये एक और पैराडाइम जो है वो शिफ्ट होने जा रहा है कि कौन कहाँ होगा? शायद अब इसका ये डिसाइसिव जिसको आप कहते हैं उस तरफ तो नहीं पेशकदमी है ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। पैराडाइम तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हुए हैं। आप देखिए जब से सन 2000 से जब इसराइल को शिकस्त हुई है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो ग्रेटर इसराइल है। अब टाइम इतना नहीं है कि मैं उसकी तफसील बताऊं, लेकिन हम ये देखते हैं कि 2000 से लेकर इसराइल को बाकायदा इस रीजन के अंदर बहुत सारी डिफीट्स हो रही हैं। उसको निकलना पड़ता है बहुत सारी जगहों से। लास्ट उसकी जो मूवमेंट थी वो ISIS के साथ थी, जो उन्होंने सीरिया और इराक में अटेम्प्ट किया था। उसमें भी उनको फेलियर हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे फॉर्मर, वो कह चुके कि $7 ट्रिलियन हमने सर्व किए, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसके बाद ये पैराडाइम के शिफ्ट हो चुके हैं। बैलेंस ऑफ पावर तो शिफ्ट हो ही चुका है। अभी तो वो बैलेंस ऑफ पावर जो अमेरिका कहता था कि न्यू मिडिल ईस्ट बनाएंगे और यहाँ से एक नई हम जो हुकूमत खड़ी करेंगे और जिसके साथ ये इसराइल होगा, वो सारा तो खत्म हो गया। और फिर उसकी एक बड़ी दलील मैं आपको बताऊं कि इसराइल का जो थ्योरी है, जो आइडियोलॉजी है, वो एक्सपेंशन है। लेकिन इसराइल क्या है, इस वक्त अपने गिर्द वो दीवारें बनाकर महदूद होता चला जा रहा था आज के हमले के बाद। और आज के इस जवाबी कार्रवाई के बाद से आप देखें जो डेवलपमेंट है, वहां पर जो बाड़ें लगाई गई थी, गजा और वेस्ट बैंक को सेपरेट किया गया था, वो बाड़ें तोड़ दी गई हैं। फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल जो है वो इस वक्त फलस्तीनियों के पास गिरफ्तार है। तो ये पूरे का पूरा ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया है। और इस वक्त जो पावर है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस के ब्लॉक में आ गई है। जी, लेकिन साबिर अबू मरियम साहब, इस्माइल हानिया का जो ये मुतालबा सामने आया, ये आपको लगता है किसी खास कोई, क्योंकि एक खास मैसेज मुझे लग रहा था जब मैं ये देख रही थी सारा कुछ, उन्होंने कहा कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो इसराइल के साथ अपने राब्ते ख़त्म करें, ताल्लुकात ख़त्म करें। ये किसी खास मुल्क को मैसेज है या फिर ये ओवरऑल एक जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें इस्माइल हानिया का ये बयान आप समझते आए हैं? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है और वो एक खास तनाजुर है। चंद दिन पहले आप देखिए कि सऊदी अरब जो है खास तौर पर और उसके साथ दीगर कुछ अरब ममालिक वो मिलकर इसराइल के साथ बड़ी अपनी दोस्तियां बढ़ा रहे थे और दूसरे मुस्लिम ममालिक हमें भी प्रेशर कर रहे थे पाकिस्तान को भाई इसके साथ कर ले। हम तो शुरू से कहते हैं हमारा तो कोई मफाद ही नहीं है इसराइल के साथ, हमें इसराइल से क्या मिलना है। जिन्होंने पहले ताल्लुकात बनाए थे, तुर्की ने, मिस्र ने, उर्दन और दीगर ने, उनको इसराइल से क्या मिला आज तक? वो सारे जलीलो ख्वार होते रहे, आज तक वो परेशान है, तो इनको क्या मिलना था? तो ये इस्माइल हानिया साहब की अपील और बहुत जबरदस्त बात है। और मैं अभी भी कहता हूँ जिन अरब हुकूमतों ने ये माजी में ये गलती कर ली है, ये वक्त है, ये इज्जत का वक्त है, ये शरफ का वक्त है कि वो इस वक्त का फायदा उठाएं और इस जो फलस्तीनी जो जिहाद है, जो मुजाहमत है, इसके नतीजे में जो मिल रहे हमें जो रिजल्ट्स हैं, उससे फायदा उठाकर अपना किबला ठीक कर लें। कल तक उधर से तो आज इधर हो जाए ताकि इन फलस्तीनियों को ताकतवर करें। क्योंकि देखें फलस्तीन फिल-आखिर फलस्तीनियों का है। 1948 में सारे फलस्तीनी वहां रहते थे, यहूदी, मसीही और मुसलमान फलस्तीनी। तो ये तो सब नहीं था, इसराइल तो बाहर से लाके इन्होंने बसाया है और आज देखें फिर उनको भागना पड़ रहा है वहां से। सहूनी आबादकार इस वक्त बिन गोरियन एयरपोर्ट पर वो रश लग गया है, जैसे जुम्मा बाजार लग जाता है, तो वो वहां पे जमा है, उनको परवाजें नहीं मिल रही कि वो यूरोप और अमेरिका और कहीं ना कहीं वो निकल जाए। ये इनकी सूरत हाल है। तो लिहाजा ये एक ना एक दिन तो ये होना ही था और आज ये हुआ है। तो और फिर इससे बढ़कर
साबिर अबू मरियम साहब, एक सवाल जो ज़ाहिर है जो तजवीज़ पेश की जा रही है, अभी मैं सऊदी अरब के वजारत जो है वहाँ से भी खबर, फिर कतर से भी जो उनके कतरी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि दो रियासती जो तरीका कार है यही इस सारी मसले का हल है। अब ये फरमाइएगा कि इस मसले के हल के लिए जो दो रियासती हल पेश किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये फिजिबल हो सकेगा और इस पर किसी तरह की टेबल टॉक की जा सकती है, जो कि अब तो मुझे नजर नहीं आ रही? देखिए ये दो रियासती हल की बात भी तब से शुरू हुई जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ। ओस्लो अकॉर्ड में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि भाई दो रियासतें बना दो, बल्कि ये कहा गया था कि जो 1967 में इसराइल ने जो इलाके मजीद ऑक्युपाइड कर लिए उनको छोड़ दे, पीछे हट जाए। तो वो इसराइल उससे पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने आज तक आबादकारी, आप इसको अच्छी तरह देख रही हैं, जानती हैं, मीडिया की आप जो बहुत अच्छी वो आपकी नॉलेज है, इसराइल मुसलसल आगे बढ़ता रहा, उसने तो उस पर अमल नहीं किया। तो आज हम ये कहते हैं कि इसराइल जो गासिब रियासत है वो ये नहीं चाहती कि कोई दो रियासत या लोग, वो तो पूरे का पूरा फलस्तीन वो कैप्चर करना चाहते हैं, पूरा ऑक्युपाइड करना चाहते हैं। तो ये फार्मूला मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये एक डेड किस्म का फार्मूला है जिसको जिंदा नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान ने भी, जो हमारे वजीर खारजा ने भी पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन में इस तरह की बात की थी, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि दो रियासती फार्मूला तो वहां पर होगा जब कोई रियासत पहले से वजूद हो और दूसरी रियासत का क्लैश हो जाए तो कोई बात होगी, ठीक है ना। ये तो एक रियासत के अंदर लाकर दूसरी रियासत बनाई गई है, अब वो जबरदस्ती कहते हैं, और फिर दूसरी रियासत जो जबरदस्ती बनी है। आखिरी सवाल साबिर अबू मरियम साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आपको लगता है कि एक मर्तबा फिर जो ब्लॉक्स हैं उनका शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है जब अभी मैं देख रही थी इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐलान जंग हो गया है, ज़ाहिर है जंग का माहौल हो गया है वहाँ पर, उनके लिए भी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। आपने खुद अभी बहुत सारी चीज़ों का अहाता किया। इस सिचुएशन में वो मदद तलब कर रहे हैं अमेरिका से। अब जाहिर है इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि वो जो ब्लॉक्स हम देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक के आपस में जो ताल्लुकात हैं, जो रवाबित हैं, उसमें भी कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीक़ेकार तब्दील होने के इम्कानात हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसराइल कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर पाएगा या कोई इसका जवाब दे पाएगा। वो इसलिए कि इसराइली सोसाइटी बहुत बड़ी डिवीजन का शिकार है, उनकी मिलिट्री के अंदर बहुत बड़ी डिवीजन है, उनकी पॉलिटिक्स डिस्टर्ब है, 4 साल में 3 हुकूमतें बन चुकी हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरे का पूरा कोलैप्स हो चुका है उनका, और वो नस्ल परस्ती इस हद तक बढ़ गई है कि यूरोपियन ज्यूज और अमेरिकन ज्यूज और इसी तरह जो है वो दूसरे इलाकों से आए हुए ज्यूज, काले ज्यूज, सफेद ज्यूज, ये बड़े झगड़े हैं वहां पर। ये बिल्कुल डिवाइडेड सोसाइटी है वहां पर। ये इनके बस की बात नहीं है कि ये अमेरिका के साथ मिलकर ये सिचुएशन अब इजराइल के हाथों से निकल गई है। हाथों से निकल गई है क्योंकि 40 फौजी इस वक्त इसराइल के, बिल्कुल ठीक है, ये इन मुजाहिदीन के पास हैं। ये कैसे उनसे ये लड़ाई करेंगे? इनके ब्रिगेडियर, इनके कर्नल, मेजर उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं वहां पर। ये कैसे लड़ाई करेंगे? कौन से हमले करेंगे? अब इनके हाथ में चीजें नहीं है, बैलेंस और सारा पावर और शिफ्ट सारा जो है वो सारे का सारा इस वक्त जो ब्लॉक है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस के हाथ में है। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि लेबनीज रेजिस्टेंस ने भी वहां से अपनी चीजों को एक्टिव कर दिया है। जो लेबनीज और पैलेस्टीनियन बॉर्डर हैं, अभी जो लेटेस्ट वहां से न्यूज आ रही है वो उन्होंने हिजबुल्लाह ने भी हमास के साथ राब्ता करके अपने सारे जो चीजें हैं उनको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। और किसी भी हमले की सूरत में, किसी भी कार्रवाई की सूरत में ये जंग जो है वो कई इलाकों तक फैल जाएगी, और जो इसराइल के बस की बात नहीं है इस वक्त। वेल, थैंक यू वेरी मच साबिर अबू मरियम हमसे बात करने के लिए। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया जो है वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार में इसराइल पर कामयाब हमला, आला क़यादत जो है वो हम सरबसजूद है कि हम इस हमले में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब जैसे अभी बात कर रहे थे साबिर अबू मरियम साहब कि शायद सिचुएशन जो है इसको फौरी तौर पर देख तो सारे लोग रहे हैं, लेकिन अब ये देखना शायद बाकी है कि इसके नताइज क्या होंगे, और उन नताइज से पहले ही स्ट्रैटेजी को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आग जो है ये बाकी सारे मामलात को भी उसमें बिगाड़ पैदा करे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं कि ये जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं इनकी वापसी का अमल कैसे होगा, क्योंकि जो डेडलाइन हुकूमत ने रखी है वो तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार कह रहे हैं कि इस डेडलाइन के अंदर तो शायद मुमकिन नहीं है। तो कैसे मुमकिन होगा और क्या मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा इस पर बात करना शायद बहुत ज़रूरी है। जो निगरान हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि 31 अक्टूबर तक जो तारिकीन वतन हैं जो यहाँ पर महाजरीन की सूरत में मौजूद हैं, उनको अपने घरों को लौटना होगा। बिलखुसूस वो तमाम तर लोग जो कि किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं और यहाँ पर महाजरीन के कैंप्स के बजाय उन्होंने अपनी पूरी तरह से आबादियाँ बना रखी हैं और जराइम में भी मुलव्वस हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर निगरान हुकूमत पर भी एक तरह से तनकीद हो रही है कि ये उनका मैंडेट नहीं है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब काबिल अमल है या नहीं? नुमाइंदा खुसूसी GTV के और इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं और सारी जो सिचुएशन है इस को बड़ा बगौर देख भी रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मतीन हैदर साहब। मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि ये जो डेडलाइन निगरान हुकूमत की जानिब से दी गई है, जिसमें अब लगभग 24 दिन बाकी रह गए हैं, क्या अभी तक डेटा मुरतब कर लिया गया है? कितनी तादाद में ये गैर मुल्की तारिकीन वतन जो है हमारे पास मौजूद हैं, कितने जो है वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, कितनों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये सारा डाटा मुरतब हो चुका है? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदु किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पे ये इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम तरीन इशू है और आपने ये देखा है कि पिछले चंद माह से पाकिस्तान दहशतगर्दी की एक शदीद लहर में आया और इसमें KP और बलूचिस्तान और फिर पंजाब के शहर मियांवाली में भी हमले किए गए। इससे ये जाहिर होता है कि ये दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से जंग में और पाकिस्तान हालत जंग में है दहशतगर्दों के खिलाफ। और फिर जो अदाद शुमार जारी किए गए उसमें जो बड़ी तादाद में दहशतगर्दी के हमले थे उसमें अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। खुदकुश हमलावर, बॉम्बर्स, फिर एग्जीक्यूटर्स, प्लानर्स, फैसिलिटेटर्स। तो ये तमाम तर जब दहशतगर्दी की लहर के कॉन्टेक्स्ट में जब डाटा इकट्ठा किया गया और आपने देखा योब कंटोनमेंट पर जब हमला हुआ और इसमें जो मारे जाने वाले हमलावर थे उनकी जब शनाख्त की गई तो वो अफगान सिटीजन्स थे। तो सफारती जरियों के जरिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मामला उठाया, उन्होंने लाशों को रिकग्नाइज और लेने से इनकार कर दिया। शुरू में काबिल एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया कुछ इंतहाई काबिल तशवीश था और अदम तावन पर मबनी था, लेकिन कल पाकिस्तानी और अफगान वज़ीर ख़ारजा की तिब्बत में मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने तमाम तर मामला उनके साथ उठाया है और हमारे सिपह सलाह जनरल आसिम मुनीर भी ये वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत जो है वो सबसे मुकद्दम है। किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात से ज्यादा ये चीज मुकद्दम है। उनका इशारा यकीनी तौर पे अफगानिस्तान की जानिब था। और जब वो योब हमले के बाद जो जख्मी थे, जो सोल्जर्स थे, उनकी इयादत के लिए जब गए तो उनका बड़ा अहम स्टेटमेंट था उस वक्त सिपह सलार का। उन्होंने कहा कि इन मिलिटेंट्स को क्रश किया जाएगा और उस वक्त उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हमारे पास शवाहिद हैं कि अफगान सिटीजन इन्वॉल्व। और फिर जब किला अब्दुल्ला में नार्कोटिक्स के खिलाफ ऑपरेशन किया गया सना हाशमी साहिबा, तो उसमें जो 500 गार्ड्स थे जो उसकी सिक्योरिटी पे मामूर थे वो अफगान सिटीजन थे। तो इस तरह आप देखें बलूचिस्तान और KP और ये तमाम तर इनका गढ़ बन चुका। आपका ये सवाल कि ये कितने 1.7 मिलियन इलीगल है, यानी 17 लाख से जायद इलीगल है। और इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि मुख्तलिफ अदवार में इनको इलीगली डॉक्यूमेंट्स दिए गए, पाकिस्तान में रेजिडेंट परमिट्स दिए गए, शनाख्ती कार्ड दिए गए और ये तमाम तर चीजें दी गई। इन ये तमाम तर जो आपने पूछा कि डाटा रेडी है, डाटा बिल्कुल नियर कंप्लीशन है। ये डेडलाइन इसीलिए दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान हरगिज उन पनागजीनों को नहीं निकालेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा के पनागजीनों के कमिश्नर के साथ बाकायदा तौर पर लीगली रजिस्टर्ड है। ठीक हो गया। और वो तमाम अफगान सिटीजन जो बाकायदा तौर पे पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजे पर काबुल से यहाँ पर आते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा आपका ये नुक्ता कि क्या ये पॉसिबल होगा, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत दबाव है और इसमें बाज वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को जो है वो प्रेशराइज कर रही हैं कि वो महाजरीन को ना निकाले। लेकिन आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान ना निकाले तो ये दहशतगर्दी की ये लहर, ये नार्कोटिक्स, और आपको पता है कि ये जो स्मगलिंग है मंशियात की, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ नार्कोटिक्स इज ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द टेररिस्ट। और TTP की जो बात आती है तो TTP में इस वक्त जो बड़े पैमाने पर जंगजू हैं वो अफगान सिटीजन्स हैं
اور یہ تمام تر چیزیں پاکستان نے جو اچھا نکتہ ہے کیونکہ خود بھی متین صاحب آپ اپنا خود کا جو پروگرام کرتے ہیں اس میں بھی ظاہر سارا یہ انٹرنیشنل ارینا کو بھی آپ کور کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سوال میرا شاید سوال اس سے مختلف ہوگا. جو سیاسی اب ایک بحث ہے نا، دیکھیں ابھی میں نے آج احمد ولی خان صاحب کو کہا تھا کہ وہ پروگرام میں شرکت کرے، وہ پتہ نہیں ابھی تک ٹیلی فون ان کا اور اسکائپ پہ میسر نہیں آ رہے. وہ ایک نئی سیاسی بحث ہے، یعنی انتظامی معاملہ جو ہے پاکستان کا وہ یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یعنی یہاں پر اسلحہ، کلاشنکوف، منشیات، پھر یہاں سے ڈالرز کی سمگلنگ اور ہر دنیا جہان کی چیزوں کی سمگلنگ کی جا رہی ہے. اور یہاں پر جو بھی انلیگل مائیگرنٹس موجود ہیں وہ بڑی جیسے میں دھڑلے سے رہ رہے ہیں. شاید ہم لوگ اس طرح نہیں رہ پاتے لیکن وہ رہ رہے ہیں. اب جب اس پہ ہاتھ رکھا گیا ہے کہ نہیں جی جو انلیگل لوگ ہیں ان کو واپس جانا ہوگا، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں ان کو واپس ہم بھیجیں گے، اور تو اب سیاسی بھی ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے. اور پھر ذرا انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے ان کا تو ایک اپنا طریقہ ہے، وہ کچھ چیزوں پر بات کر رہی ہیں، اس پر بہرحال بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انتظامی چیز کو سیاسی بحث بنانے کی بھی کوئی یہ سازش ہو رہی ہے، یا یہ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل ثنا ہاشمی صاحبہ، بہت ہی اہم آپ کا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایشو نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے آپ پولیٹیکل شو بھی کرتی ہیں کہ آئندہ ہمارے انتخابات ہونے والے ہیں، اور جب انتخابات کے لیے پرامن ماحول نہیں ہوگا تو انتخابات کیسے ہوں گے. اور اس سے پہلے یہ بحث چھڑ چکی تھی کہ پاکستان میں جب 14 مئی کی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت تمام اداروں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات سازگار نہیں ہیں. وہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو اس کو پولیٹیکل ایشو بنا رہی ہیں، جو کہہ رہی ہیں نگران حکومت کا معاملہ ہے، نگران حکومت از فلی امپاورڈ بائی دی پریویس آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ، یہ کسی قسم کا نگران حکومت کا ایشو نہیں ہے. سول ملٹری لیڈرشپ آن بورڈ ہے. نیشنل ایکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلے کیے گئے. انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان موجود تھے، وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا، سپہ سالار جنرل عاصم منیر موجود تھے. تمام حقائق چیزیں، اور پچھلے ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ بلوچستان میں گزار کے آیا ہوں، اور 12 ربیع الاول کو ہم وہیں پہ تھے جب مستونگ میں یہ دھماکہ ہوا. ہمیں بیک گراؤنڈ کی وہاں بریفنگز بھی دی گئی، تمام تر چیزیں بتائی گئی. بہت ہی، میں تو چونکہ آئی وٹنس ہوں، یہ دیکھ کے آیا ہوں، بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے بلوچستان میں ان ملیٹنٹس کی، اور زیادہ تر افغان سٹیزنز ہیں. دونوں صوبے ہمارے سب سے زیادہ متاثر ہیں، کے پی اینڈ بلوچستان. جی بالکل. اور اسے قطعاً سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے، قطعاً انتظامی، اس کو سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو ہمیں ان کو پرامن طریقے سے نکالنا ہوگا. لیکن آپ کی بھی بات صحیح ہے، اس میں ایک پاسبل ریئیکشن آ سکتا ہے ان پناہ گزینوں کی طرف سے بھی اور قابل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی. اگرچہ کہ پاکستان نے افغان طالبان کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ ہم جو لیگلی رہ رہے ہیں پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں جو اسمگلنگ میں، جو ملیٹنسی میں، جنہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر ہے اس کے اوپر بھی پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتماد میں لے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اگر پاکستان میں امن سلامتی نہیں ہوگی تو پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، پاکستان میں جو سیکیورٹی کی سٹیبلٹی ہے، اور جو معاشی استحکام جو آنا ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر نہیں آ سکتا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو تمام تر حقائق بتائے گئے ہیں. بیک گراؤنڈ میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان بھی، ثنا ہاشمی صاحبہ آپ کے پروگرام میں یہ میں بریکنگ نیوز دے دوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے. اور پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے انلیگلز کے خلاف ہے، اور کسی قسم کے جو لیگل افغان جو سٹیزنز ہیں، مہاجرین ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. امریکہ کو سفارتی ذریعوں کے ذریعے بتایا گیا، تمام ایویڈنسز شیئر کی گئی کہ یہ وہ تمام حقائق ہیں، حقائق اور تمام تر چیزیں جس کے باعث پاکستان کو محفوظ بنانا ہے. الٹیمیٹلی فوکل پوائنٹ جو ہمارے آرمی چیف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو محفوظ بنانا ہے، شہریوں کو محفوظ بنانا ہے، اپنی سرزمین کو محفوظ بنانا ہے. اور دیکھیے پھر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ تو پہلے کسی گورنمنٹ میں اتنی ول نہیں تھی، یا گورنمنٹس ڈر رہی تھی یا کمپرومائز کر رہی تھی. تو اب ایک جسے کہتے ہیں فیصلہ کن موڑ ہے، لہذا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام ایتھنک پارٹیز کو کے پی میں، بلوچستان میں، کراچی میں جہاں آپ اس وقت تشریف فرمائے، وہاں پہ بڑی تعداد میں یہی آپ سے سوال کرنے والی تھی متین صاحب. دیکھیں میں کراچی میں ہوں، مجھے پتا ہے یہاں پوری افغان بستی ہے
और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। मैं इलीगल लोग हैं, अफ्रीकन हैं, अरब वर्ड्स हैं, जी बंगाली हैं, जी इसके अलावा भी गैर मुल्की हैं जो तमाम तर शरंगेजियों में, तमाम तर जिसे कहते हैं दे आर मिस्क्रिएंट। मैं कराची की तो मतीन साहब आपको बता सकती हूँ, क्यूबन्स को हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे, और जैसे आपने कहा कि अफ्रीकन जो ममालिक के लोग हैं वो कराची में सुकूनत है उनकी, अरब्स की भी है, काफ़ी सारी ज़ाहिर मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं जो अफगान बिलखुसूस बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आप नहीं जा सकते, कराची में भी। अब जरा आप मुझे बताएं कि इस सारी सिचुएशन के बाद पिंडी और इस्लामाबाद की किन किन कॉलोनीज में से लोगों को गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोग जो हैं जो इनलीगल और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी, बहुत आला सवाल है आपका ये भी। इस हवाले से पहले तो आपको ये बताएं कि कल एक आला सतह का इजलास हुआ है यहाँ पे, जिसमें आला तरीन पुलिस ऑफिशियल, अफगान कमिश्नरेट और उसमें खास तौर पर इस्लामाबाद में अफगान सफारत खाने के सफारतकारों को भी बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि उनके सामने डाटा पेश किया गया कि ये वो तमाम तर इलाके हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के में जहाँ पर ये इलीगल्स मौजूद हैं। उसमें एक तो सर फहरिस्त जो है वो तरनौल का इलाका है, दूसरा बाराकऊ का इलाका है, उसके अलावा मुज़फ़्फ़ाती आबादियां वहां पर अफगान बस्तियों से भरी हुई हैं। लेकिन उसमें जिस अफगान शहरी को चेक किया गया, जिसके पास दस्तावेजात और तमाम तर चीजें थी, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है और टूरखाम पे पहली अफगान फैमिली जो है उसको इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ जो है वो अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये प्रोसेस अब इंशाल्लाह, जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि बाकी इसकी डेडलाइन है, उसके अंदर अंदर पीसफुली, लिहाजा आप अच्छा एक मतीन साहब ऐसे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आई एम सॉरी मैं आपकी कथा कलामी कर रही हूँ, वक्त कम रह गया मेरे पास। ये फरमाइएगा कि देखिए दुनिया भर में जहाँ भी इनलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ऐसे ही होती हैं, चाहे वो अमेरिका में मुकीम हो, चाहे यूरोप के किसी भी मुल्क में हो, वहाँ इसी तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये जो पाकिस्तान के मामले में दोहरा मयार क्यों होता है दुनिया का, और फिर न सिर्फ दुनिया का बल्कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनके हवाले से भी? जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। और अगर आप अमेरिका, यूरोप और बरतानिया की बात करें जहाँ पर बड़ी तादाद में अफ्रीकन हैं, और अमेरिका के ऊपर तो आपके सामने कि मैक्सिकन्स की जलगार है, यानी मैक्सिको से सबसे बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वही वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े माफियाज हैं। तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और कई दफा मुकाबले किए भी जाते हैं उन ड्रग लॉर्ड्स के साथ, उन माफियाज के साथ। इसी तरह जो अफ्रीकन इस वक्त यूरोप के अंदर हैं वो तमाम तर जो पीसफुली रह रहे हैं उनके खिलाफ कतन कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक हो गया। जो ड्रग्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच मतीन सर। डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच मतीन हैदर, नुमाइंदा खुसूसी हमसे बात करने के लिए। कह रहे कि तो है निगरां हुकूमत का या नहीं, ये अपनी जगह सवाल हो सकता है, लेकिन शायद हुकूमत की विल ये मौजूद है। और फिर जब बात होती है आर्मी चीफ की तो वो ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क को अब जो पाकिस्तान है इसको महफूज बनाना है, और जितनी भी जहां से भी लुकनाज आ रहे हैं, जहां पर भी परेशानियां पैदा की गई हैं किसी भी हवाले से, उसको बहरहाल रोकने की शायद जरूरत है। और अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, तो स्टार्ट तो बहरहाल करना है। इंतजामी मामले पर सियासत हो रही है, देखना यह है कि 24 दिन के बाद अफगान महाजरीन का इनखला मुमकिन हो सकेगा या नहीं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।